गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? लॉकडाउन में अच्छी पढ़ाई करनी है। ठीक है, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पृष्ठीय रसायन, और इस वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट 4। शुरू की जो 3 वीडियो हमने देखे हैं उनमें से 2 वीडियो में तो हमने समझा था कि अवशोषण क्या होता है, और तीसरा वीडियो जो हमने देखा था उसमें हमने समझा था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और वो कैसे उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। कुछ ऐसे उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ेंगे जो एंजाइम और साधारण उत्प्रेरक से थोड़ा हटके होते हैं, जिन्हें हम आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं, यानी कि वो आकृति और आकार के आधार पर चयन करते हैं कि हमें कौन से अभिकारकों का उत्प्रेरण करना है और कौन से अभिकारकों का नहीं करता। तो चलो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एंजाइम उत्प्रेरण से। एंजाइम उत्प्रेरण में सबसे पहले अपन जानेंगे एंजाइम की परिभाषा। एंजाइम क्या होते हैं? देखो, जो हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था तो उत्प्रेरक के बारे में हमने देखा था उत्प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है ना, वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर काम करते हैं, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो केवल सजीवों में पाए जाते हैं, और केवल सजीवों में पाए जाते हैं तो सजीवों के शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जिन्हें हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, केवल उन्हीं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, तो सजीवों में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले रासायनिक अभिकर्मकों को एंजाइम या जैव उत्प्रेरक कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया एंजाइम उत्प्रेरण या जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। एक्चुअली जितने भी एंजाइम होते हैं ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और ये कोलाइडी विलयन ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है ना, देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसको उदाहरण से समझते हैं हम कि देखो जैसे इन्वर्टेज एंजाइम, ये एक एंजाइम है जो केवल सुक्रोज पर कार्य करता है, और सुक्रोज को हम प्रतीप शर्करा या इस प्रतीप शर्करा को इंग्लिश में कहते हैं हम इन्वर्ट शुगर। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम इन्वर्ट शुगर। तो इन्वर्ट शुगर पर काम करती है, इसीलिए इस एंजाइम को हमने कहा इन्वर्टेज। ठीक है, ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये सुक्रोज है, कई बार पढ़ लिया हमने इसका फॉर्मूला C12H22O11। जब इसका जल अपघटन करवाते हैं हम इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण प्राप्त होता है। सममोलर का मतलब जिनमें दोनों के मोलों की मात्रा समान होती है। ठीक है ना, उसी तरह से देखो माल्टेज एंजाइम, ये केवल माल्टोज पर कार्य करता है और उसको ग्लूकोज में अपघटित कर देता है। माल्टोज भी सुक्रोज की जैसा ही सूत्र है, संरचना में थोड़ा अंतर है जिसको हम पढ़ेंगे आगे आगे भी चैप्टर्स में। ठीक है ना, तो माल्टोज का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो 2 अणु मिलते हैं, दोनों ही ग्लूकोज के मिलते हैं। जबकि हमने सुक्रोज का जल अपघटन करवाया तो क्या मिला था, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का। सूत्र समान है लेकिन इनकी संरचना में अंतर होता है। ग्लूकोज पहले भी बताया है मैंने एक एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज एक कीटोन होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम काम करता है ग्लूकोज पर और इसको एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम द्वारा एल्कोहल में अपघटित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी। इसी तरह से देखिए यूरिएज, यूरिएज किस पर कार्य करेगा, यूरिया पर। यूरिया का जल अपघटन कर देता है और इसके जल अपघटन से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो ये जितने भी पदार्थ हैं ये सभी सजीवों में पाए जाने वाले हैं। ठीक है ना, हमारे शरीर में पाए जाने वाले हैं मान ली जाए। ठीक है, ये सभी एंजाइम जो सजीवों में पाए जाने वाले हैं इनकी अभिक्रिया को के एक वेग को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, इस बात को पॉइंट को ध्यान दें कि एंजाइम वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जबकि उत्प्रेरक क्या थे, उत्प्रेरक वो थे जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। वो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी
सकते हैं, ठीक है ना। और एंजाइमों की विशिष्टता तो इतनी होती है कि ये इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को 10 की घात 6 से 10 की घात 9 गुना तक तीव्र कर देते हैं। यानी इन रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग 10 की घात 6 से 10 की घात 9 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। किनके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा, ठीक है ना। केवल सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। और ये एक कोलाइडी विलयन के रूप में पाए जाते हैं, जबकि उत्प्रेरक कोलाइडी विलयन हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और ये स्पेशल जो एंजाइम है वो एक स्पेशल रिएक्टेंट पर ही क्रियाशील होता है। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अगर हम एंजाइमों के नामकरण की बात करें तो एंजाइमों का जो नामकरण किया जाता है वो उनके क्रियाधार अणु के आधार पर या क्रियाशील रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है कि वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए सुक्रोज पर, सुक्रोज यानी कि इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शर्करा पर जो एंजाइम काम करता है उसे इन्वर्टेज कहते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में बदलने के लिए जो एंजाइम काम में आता है उसे जाइमेज कहते हैं। स्टार्च को, यानी जिसको माल्ट से प्राप्त किया जाता है, स्टार्च को माल्टोज में जो एंजाइम परिवर्तित करता है उसे डायस्टेज कहते हैं। फिर इस माल्टोज को जो एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित करता है उसे माल्टेज कहते हैं। यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में जो परिवर्तित करता है उसे यूरिएज कहते हैं। प्रोटीनों पर जो एंजाइम काम करता है वो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है जो आमाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वसा यानी कि इसको हम कहते हैं लिपिड, वसा की सतह पर काम करके उन्हें वसा अम्ल में अपघटित करने वाले एंजाइमों को कहते हैं हम लाइपेज, जो लिपिड पर कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट पर जो एंजाइम काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एमाइलेज, ठीक है, और उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ एंजाइमों का नामकरण तो किया जाता है उनके क्रियाधार अणु के आधार पर। जैसे लिपिड पर काम किया तो लाइपेज, सुक्रोज पर कार्य किया तो सुक्रेज, माल्टोज पर कार्य किया तो माल्टेज, ठीक है। कुछ नामकरण हम इस तरह से भी करते हैं कि जो एंजाइम है वो किस प्रकार की अभिक्रिया पर क्रियाशील है। जैसे अगर एंजाइम हाइड्रोजनीकरण करवाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, तो उस एंजाइम को नाम दिया जाता है हाइड्रोजिनेज। जल अपघटन की अभिक्रिया करवाने वाले एंजाइम यानी हाइड्रोलिसिस की अभिक्रिया करवाने वाले एंजाइम को नाम दिया जाता है हाइड्रोलेज। ऐसे अगर कोई एंजाइम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करवा रहा है तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेज। इसी प्रकार कोई एंजाइम अगर अपचयन की अभिक्रिया करवा रहा है तो अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन, तो उससे संबंधित एंजाइम को हम कहते हैं रिडक्टेज। तो इस तरीके से हम एंजाइमों का नामकरण उनके क्रियाधार अणु या उनकी मुख्य अभिक्रिया के आधार पर करते हैं। तो अभिकारक अणु या क्रियाकारक अभिक्रिया के नाम के अंत में एज लगाकर हम एंजाइम का नामकरण पूरा कर देते हैं। देखो आपने नोट किया होगा लाइपेज, एमाइलेज, हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोलेज, ठीक है ना। तो एज अंत में लगा दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम एंजाइमों का नामकरण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एंजाइमों के कुछ गुणों के बारे में। एंजाइमों के गुणों में सबसे पहले बात करेंगे हम विशिष्टता की। हमने उत्प्रेरकों में भी पढ़ा था कि उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक अधिकांशतः अभिक्रिया विशिष्ट होते हैं, यानी किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए काम में लिए जाते हैं। लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो अभिक्रिया विशिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही कभी कभी क्रियाधार अणु विशिष्ट भी होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम चाहिए, माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम चाहिए, यूरिया के लिए यूरिएज एंजाइम चाहिए, यानी कि वो केवल एक एंजाइम एक ही जैव रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ एक ही प्रकार के अभिकारक अणु पर भी क्रियाशील होता है, ठीक है ना। यानी कि एंजाइम जो होते हैं वो अति विशिष्ट होते हैं। दूसरी चीज बिल्कुल उत्प्रेरक के समान कि ये आरंभक नहीं होते, यानी एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकते, केवल आरंभ होने के बाद उनका उत्प्रेरण कर सकते हैं, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नई शब्द जो यहाँ काम में आया है वो है अनुकूलतम ताप। अनुकूलतम
ताप, यानी वह ताप जो सबसे ज़्यादा अनुकूल हो। और यहाँ एंजाइमों की क्रियाशीलता में अनुकूल होने का मतलब क्या हुआ? एंजाइमों की क्रियाशीलता में अनुकूल होने का मतलब हुआ वह ताप जिस पर इस एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो अधिकतम होती है। बिल्कुल इसी तरीके से पीएच के लिए भी कहा जाता है अनुकूलतम पीएच, यानी वह पीएच जिस पर अभी एंजाइम की क्रियाशीलता अधिकतम होती है। ठीक है ना। तो अनुकूलतम ताप क्या हो गया? अनुकूलतम ताप वह ताप है जिस पर किसी एंजाइम की अभिक्रियाशीलता या सक्रियता अधिकतम होती है, अनुकूलतम ताप कहलाता है। इससे कम या उच्च ताप पर एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है। जैसे मानव शरीर में एंजाइमों का अनुकूलतम ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमें बुखार आ जाता है तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है। ठीक है ना। बुखार आने से भूख लगना बंद होना, ये क्या लिंक है? देखो बुखार आया इसका मतलब शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस जो अपने मानव शरीर का ताप होता है सामान्य ताप उससे ज़्यादा हो गया। बुखार आने का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया अपना। ठीक है ना। तो जब अपने शरीर का ताप बढ़ गया तो जब शरीर का ताप बढ़ेगा तो एंजाइम जो इस ताप पर अधिकतम क्रियाशील हो रहे थे उन एंजाइमों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे हमने अभी तक देखा था हमारे ज़्यादातर एंजाइम पाचक एंजाइम होते हैं, यानी हमारे भोजन की पाचन में सहायता करते हैं। तो जब जो एंजाइम भोजन की पाचन में सहायता कर रहे थे वो एंजाइम अब अपना कार्य करना कम कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको अनुकूलतम ताप नहीं मिल रहा, बल्कि ताप जो है वो अनुकूलतम ताप से ज़्यादा हो चुका है। तो उच्च ताप हो जाता है तब भी क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो पाचक एंजाइम अपना काम नहीं करेंगे, तो हमारा भोजन पूर्णतः पचेगा नहीं, और हमारा भोजन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ तो हमें भूख भी कम लगने लगती है। ठीक है ना। इसी तरीके से बात करते हैं हम अनुकूलतम पीएच की। अनुकूलतम पीएच बिल्कुल ताप के समान ही होता है कि पीएच का वह मान जिस पर एंजाइम की सक्रियता अधिकतम होती है अनुकूलतम पीएच कहलाता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कुछ एंजाइम तो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, कुछ एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, और कुछ उदासीन माध्यम में क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो आमाशय में जो अम्लीय माध्यम होता है, क्यों होता है अम्लीय माध्यम? क्योंकि हम जानते हैं आमाशय में HCl अम्ल का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किया जाता है। उससे क्या होता है? आमाशय के अंदर का माहौल कैसा हो गया? अम्लीय हो गया, कम पीएच वाला हो गया। तो आमाशय में जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम काम करते हैं जो प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में तोड़ते हैं, वो केवल अम्लीय माध्यम में ही क्रियाशील हो सकते हैं। तो इसीलिए आमाशय में अम्ल का स्रावण किया जाता है ताकि माध्यम अम्लीय हो जाए और ट्रिप्सिन और पेप्सिन अपना कार्य पूर्ण रूप से कर सके। ठीक है। जबकि छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं। तो छोटी आंत में क्षारीय माध्यम कैसे दिया जाता है? छोटी आंत में यकृत या पित्ताशय से पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है जो हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो ये पित्त रस जब शुद्धांत्र में पहुंचता है तो वहाँ के माध्यम को क्षारीय बना देता है ताकि शुद्धांत्र में काम आने वाले एंजाइम जैसे रेनिन और लाइपेज, रेनिन प्रोटीन का पर काम करता है और लाइपेज लिपिड यानी वसा पर कार्यशील होता है। इन दोनों पर ही अपना अपना काम कर सके हैं और इनका पाचन कर सकें। ठीक है ना। तो छोटी आंत के एंजाइम क्षारीय माध्यम में और अम्लीय आमाशय के एंजाइम अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ों की आवश्यकता उत्प्रेरक के लिए नहीं पड़ती। अगला हम बात करते हैं सक्रिय कारक या सह एंजाइम। जैसे उत्प्रेरक में हमने पढ़ा था उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब क्या था? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ जाएं तो उसकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं या एंजाइम को और भी ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अप्रोटीनी होते हैं, प्रोटीनी नेचर के नहीं होते, जितनी भी एंजाइम होते हैं वो हमेशा प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, इनकी संरचना जो होती है वो प्रोटीन के समान होती है। लेकिन इन पर जो सह एंजाइम या सक्रिय कारक जुड़ेगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो भी प्रोटीनी प्रकृति का ही हो। अधिकांशतः जो दूसरा पदार्थ जुड़ता है, सक्रिय कारक जो जुड़ता है वो अप्रोटीनी प्रकृति का होता है। तो कुछ पदार्थ जैसे विटामिन,
प्रोटीन, धातु आयन जैसे Cu+2, Na+2, Na+Mn+2 आदि की उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। अतः इन पदार्थों को सक्रिय कारक या सह एंजाइम, या इसको हम को एंजाइम भी, सह की जगह पर को लिख देते हैं, को एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है ना। अगली जो बात है वो है एंजाइम विष। विष मतलब जहर, जैसे हमने उत्प्रेरक में भी देखा था उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष क्या था? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर दे, मार दे उसे। उसी प्रकार जो रासायनिक पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को भी नष्ट कर देते हैं, ठीक है, उन्हें हम एंजाइम विष कहते हैं। ठीक है। और एंजाइम भी उत्प्रेरक के समान ही सूक्ष्म मात्रिक होते हैं, यानी कि इनकी बहुत कम मात्रा ही एंजाइम की या अभिक्रिया के पूर्ण रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है। समझ में आ गई चीज? क्लियर? अब हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि की या सिद्धांत की। जैसे हमने पढ़ा था उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि थी वो दो सिद्धांत पढ़े थे हमने। समांगी उत्प्रेरण के लिए हमने पढ़ा था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और विषमांगी उत्प्रेरण के लिए हमने पढ़ा था अधिशोषण सिद्धांत। और एंजाइम उत्प्रेरण के लिए हम पढ़ेंगे ताला चाबी सिद्धांत। ठीक है ना। तो ताला चाबी सिद्धांत क्या होगा? देखो, मैंने भी आपको बताया था कि एंजाइम सभी कैसे होते हैं? प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? जो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, यानी जिनमें अमीनो समूह भी होता है और एल्कोहल समूह भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अमीनो समूह, एल्कोहल समूह और अम्ल समूह, ये सभी समूह पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इनमें जब ये समूह सक्रिय सतह पर या कहें मुक्त रूप में पाए जाते हैं तो वो सक्रिय केंद्र का कार्य करते हैं, जिन पर अभिकारक के अणु अधिशोषित होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए एमिल फिशर, वैज्ञानिक का नाम था एमिल फिशर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। एमिल फिशर ने ताला चाबी सिद्धांत दिया था। ताला चाबी सिद्धांत बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हम जानते हैं कि हर ताले की अपनी एक विशिष्ट चाबी होती है। उसी तरीके से ताला चाबी सिद्धांत ये कहता है कि हर क्रियाधार के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है। ठीक है। और ये कहता है ताला चाबी सिद्धांत कि उत्प्रेरक की एंजाइम की उपस्थिति में अभिकारक द्वारा उत्पाद का निर्माण दो पदों में संपन्न होता है। पहले पद में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, यानी इसको ई से रिप्रेजेंट करें, वो क्रियाधार या अभिकारक जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं एस से जुड़कर संयुक्त होकर एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल यानी ईएस बनाते हैं। ठीक है ना। देखिए ये ईएस बन गया, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार अणु था, ये इस पर जुड़ गया। ठीक है ना। ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बन गया। द्वितीय पद में क्या होगा? द्वितीय पद में एंजाइम की सतह पर ये जो जुड़ गया है इसमें दरार आती है, यानी उत्पाद में बदलने को प्रदर्शित होता है, उत्पाद में बदल जाता है। और अंत में उत्पाद जो होगा वो इस एंजाइम की सतह से बाहर हट जाएगा, यानी विशोषित हो जाएगा, और एंजाइम तो दोबारा आपसे प्राप्त हो गया, हमें उत्पाद भी प्राप्त हो गया। ठीक है ना। समझ में आ गए? E+S मिलकर बना रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। ठीक है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल जो था वो एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि अभिकारक उत्पाद में बदल चुका है। फिर ये उत्पाद इस एंजाइम की सतह से विशोषित भी हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, E+S = ES, ES फिर इज कन्वर्टिंग इनटू EP एंड नाउ EP इज कन्वर्टिंग इनटू E and P ऑल्सो। समझ में आ गई ना चीज़? पहले ES मिलकर ES बनाएंगे, फिर ES EP में बदल जाएगा, और EP फिर E और P में अपघटित हो जाता है। इस तरीके से हम एंजाइम की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। कौन सा सिद्धांत है? ताला चाबी सिद्धांत। किस वैज्ञानिक ने दिया था? एमिल फिशर ने। ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गई एंजाइम उत्प्रेरण। अब हम यहाँ पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार की उत्प्रेरण के बारे में, जिसे कहते हैं हम जियोलाइट उत्प्रेरण या आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण। आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण का मतलब हो गया आकृति के आधार पर वर्ण करेंगे, यानी कि चुनेंगे और फिर उत्प्रेरण करेंगे। यानी पहले इसमें उत्प्रेरक चुनाव करेगा कि कौन से अभिकारकों का, आकृति के आधार पर कौन से अभिकारकों का उत्प्रेरण किया जाए और कौन का नहीं किया जाए। ठीक है। तो यहाँ आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक या जियोलाइट होते क्या हैं
सबसे पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जियोलाइट क्या होते हैं? धातुओं के एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं जियोलाइट? धातुओं के एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं और इनका सामान्य सूत्र Mx, ये x डिपेंड करता है इसकी संयोजकता पर, Al2Si2O8 होता है, दिस इज O8। ठीक है ना, और XH2O भी इसमें होता है। यहाँ धातु की जगह पर सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो जियोलाइट है जिसमें XH2 क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो क्रिस्टलन जल के रूप में पानी मौजूद है ये तो वाष्पित हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, और उस पानी की जगह पर इसकी संरचना में कुछ छेद्र जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। उनमें से कुछ तो गड्ढे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको अपन गुहिकाएं कहते हैं, कुछ छेद जैसी आर पार संरचना होती हैं जिनको अपन रंध्र कहते हैं, और कुछ ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर भी बन जाती हैं जिनको हम नलिकाएं कहते हैं। यानी जब जियोलाइट को निर्वात में, जियोलाइट मतलब एल्यूमिनोसिलिकेट, धातुओं के एल्यूमिनोसिलिकेट, जब धातुओं की एल्यूमिनोसिलिकेट को निर्वात की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी वाष्पित हो जाता है और उसकी सतह पर कुछ रंध्र, कुछ गुहिकाएं और कुछ नलिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इसकी जो संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते यानी बी हाइव के समान हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना वाले उत्प्रेरकों का नाम बताइए। उनका नाम है आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक या जियोलाइट उत्प्रेरक। ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा कि जो रंध्र और गुहिका इनकी सतह पर बन गए थे वो अपने आकार के आधार पर अभिकारकों का चयन करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? कि वे अभिकारक जिनका आकार इसके रंध्र या गुहिकाओं से छोटा है वो तो उस गुहिका में या रंध्र में जाएंगे लेकिन वो आर पार निकल जाएंगे, यानी उस पर स्थायी नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आकार में छोटे हैं, फिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर हमने बड़े आकार के क्रियाधार आ गए उसके पास तो बड़े आकार के क्रियाधार उस नलिका या गुहिका में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, और जब प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो वो भी अभिक्रिया पर के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर अभिकारक बिल्कुल उसी आकार और आकृति के हैं जिस आकार की वो नलिकाएं, गुहिकाएं और रंध्र थे तो अभिकारक उन अणुओं पर अधिशोषित हो जाते हैं, उन सतहों पर, यानी कि गुहिकाओं में या नलिकाओं में या इन रंध्रों में। ये जो अभिकारक अणु होते हैं जिनका आकार उनके बिल्कुल समान है वो अधिशोषित हो जाते हैं और अधिशोषित होकर वहाँ अपने उत्प्रेरण कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो उत्प्रेरक हैं ये आकार और आकृति के आधार पर अभिकारकों का चयन कर लेते हैं और अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है या इन्हें आणविक छलनी भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फिल्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि आकार के आधार पर अणुओं की छटनी कर देते हैं कि कौन सा आकार इस उत्प्रेरण के लायक है और कौन सा आकार उत्प्रेरण के लायक नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ जियोलाइटों के उपयोग या उदाहरण। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है परम्यूटेट। ठीक है, जिसको हमने 11th में भी पढ़ा था। जो कठोर जल होता है जिसमें सोडियम या पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम के ऑक्जेलेट या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट घुल जाते हैं, उस कठोर जल का मृदुकरण करने के लिए हम परम्यूटेट यानी कि सोडियम जियोलाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये विधि थी परम्यूटेट विधि जो कठोर जल के मृदुकरण में संपन्न हो रही थी। दूसरा उदाहरण देखते हैं ZSM5, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा जियोलाइट है जो पेट्रोल से गैसोलीन यानी कि एल्कोहल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा उदाहरण है कि जियोलाइट उत्प्रेरण का उपयोग पेट्रो रसायन में हाइड्रोकार्बनों के भंजन में या उनके समावयवीकरण में किया जाता है। और ऐसा करने से क्या होगा, या जो पेट्रो रसायन में पेट्रोल बनेगा उस पेट्रोल की जो क्वालिटी होगी वो मच बेटर होगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में हमने पढ़ लिया एंजाइम उत्प्रेरण और आकृति आधार या आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, समझ आ गया? थैंक यू।